हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 4 और इस पार्ट में भी हम लोग पढ़ेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, जो जनरली हमें नॉर्मली यूज होते हैं हमारे रियल लाइफ में, उनके बारे में पढ़े थे। कुछ बुक से भी रिलेटेड थे, जैसे डिस्टिलेशन हो गया, सेपरेटिंग फनल मेथड हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया। ये सारी चीज़ों के बारे में लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट सेपरेट करने हैं वो है कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। सबसे पहला क्या पढ़ना है? टू सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। ब्लू ब्लैक इंक से उसके कलर्ड कंपोनेंट को अलग करने का तरीका। तो इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? एक छोटे से बीकर की ज़रूरत होगी, एक वॉच ग्लास की ज़रूरत होगी, एक बर्नर की ज़रूरत होगी, कुछ वाटर की ज़रूरत होगी और ब्लू या ब्लैक में से कोई एक इंक की ज़रूरत होगी। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बीकर में पानी को भरेंगे। पूरा नहीं भरेंगे, हाफ भरेंगे। बीकर को कितना भरेंगे? हाफ। सबसे पहले पानी डालेंगे किसमें? बीकर में। कितना भरेंगे? हाफ। क्लियर है? अब उस बीकर के जो ओपन सरफेस है ऊपर वाला, उसके ऊपर हम लोग वॉच ग्लास रख देंगे। क्या रखेंगे? वॉच ग्लास। अब उस वॉच ग्लास में हम लोग जो इंक है उसको डालेंगे। किस में डालेंगे इंक को? वॉच ग्लास में। वॉच ग्लास को कहाँ रखेंगे? बीकर के ऊपर। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, बीकर को हीट करना शुरू करेंगे। तो हीट किसकी मदद से करेंगे? बर्नर की मदद से हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे बीकर को, तो जो बीकर में पानी है वो इवापोरेट होना शुरू होगा। तो इवापोरेट होना शुरू होगा तो वेपर निकलेंगे। अब वो वेपर जाके किससे टकराएंगे? वॉच ग्लास जो ऊपर वाले सरफेस पे रखे हुए हैं। तो वॉच ग्लास पे जब वो टकराएंगे तो वॉच ग्लास अब हीट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वॉच ग्लास को डायरेक्ट क्यों नहीं हीट कर रहे हैं, वेपर से क्यों हीट करवा रहे हैं? क्योंकि जो हमारा कलर्ड कंपोनेंट है या हमारा इंक जो है वो बहुत वोलेटाइल है, वो तुरंत क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा। ज़्यादा हीट देंगे उसको तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट हीटिंग करते हैं। क्लियर है? इनडायरेक्ट हीटिंग करते हैं। अब वो वेपर से वॉच ग्लास हीट होगा तो वॉच ग्लास हीट होने की वजह से अब जो इंक का जो वेपर्स हैं, इंक के जो लिक्विड्स हैं वो इवापोरेट होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। क्लियर है? तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं? नाउ इवापोरेटिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम द इंक ऑन द वॉच ग्लास। क्यों? क्योंकि अब वॉच ग्लास हीट हो रहा है। वॉच ग्लास किससे हीट हो रहा है? वेपर से। तो वेपर से जो वॉच ग्लास हीट होगा तो वहाँ से अब इंक के वेपर निकलेंगे। तो ये प्रोसेस ऑफ हीटिंग तब तक चलेगा जब तक इंक से वेपर निकलेंगे। जब इंक से वेपर निकलना बंद हो जाएगा तो हम लोग बर्नर को हटा देंगे, यानी हीटिंग करना बंद कर देंगे। तो लास्ट में हमें क्या दिखाई देगा? कुछ छोटा सा रेसिड्यू बचा हुआ चीज़ हमें मिल जाएगा। वही हमारा क्या होगा? कलर्ड कंपोनेंट। क्लियर है? कैसे अलग किए? हम लोग बीकर में पानी लिए, उसके ऊपर वॉच ग्लास रखे, उस पर इंक डाले, फिर हीट करना शुरू किए। तो वाटर का जो वेपर है उससे वॉच ग्लास हीट हुआ। वॉच ग्लास हीट हुआ तो इंक के जो वेपर्स हैं वो इवापोरेट होने शुरू हो गए। अब वेपर्स तब तक इवापोरेट हो रहे हैं जब तक हम लोग हीट कर रहे हैं। जैसे ही वेपर इवापोरेट होना खत्म होंगे, हीट करना बंद कर देंगे। तो वॉच ग्लास में हमें क्या मिल जाएगा? हमारा कलर्ड कंपोनेंट। तो इससे हमें क्या पता चला कि इंक जो है वो क्या है? एक मिक्सचर है। किसका? डाई का और वाटर का। क्लियर है? डाई इन वाटर। वाटर में डाई डाला हुआ मिक्सचर को हम लोग क्या बोल दिए? इंक। है समझ में कैसे अलग किए? पहला प्रोसेस क्लियर है? आ गया होगा समझ में? चलिए, स्टेप्स आपके लिखे हुए हैं। आप लोग चाहो तो इसको फेयर में स्टेप लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने जो बताया वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। वी फिल हाफ द बीकर विथ वाटर, मैंने यही बोला। फिर हम लोग वॉच ग्लास रखेंगे माउथ ऑफ बीकर पे ऊपर में। अब उसमें हम लोग इंक डालेंगे। फिर हम लोग हीट करना शुरू करेंगे। फिर वाटर इवापोरेट होगा स्टीम के फॉर्म में, वो वॉच ग्लास को जाके हीट करेगा। वॉच ग्लास हीट होगा तो इवापोरेशन इंक का होना शुरू होगा। ये हम लोग हीटिंग तब तक चलेंगे जब तक इवापोरेशन हो रहा होगा। जैसे इवापोरेशन खत्म हो जाएगा तो एक रेसिड्यू मिलेगा हमें, और यही रेसिड्यू हमारा क्या होगा? कलर्ड कंपोनेंट होगा। आगे समझ में क्लियर है ये चीज़? तो अब हम लोग सेपरेट करेंगे क्रीम फ्रॉम मिल्क। जो हमारा सेकंड मेथड है वो किसको अलग करना है? क्रीम को। किससे? मिल्क से। मिल्क में क्रीम होता है उसको हमें अलग करना है। क्लियर है? तो इसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूजिंग भी बोलते हैं उसको। क्लियर है?
क्या होता है इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में ऐसा होता है कि जो डेंसर ऑब्जेक्ट होते हैं या डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। कब? जब इसको हम लोग हाई स्पीड से क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। क्लियर है? तो जब हाई स्पीड से रोटेट करते हैं तो वहाँ पे एक फोर्स लगना शुरू होता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और डेंसर पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। तो क्रीम जो होता है वो लाइटर पार्टिकल्स होता है और मिल्क जो होता है वो डेंसर पार्टिकल्स होता है। तो क्रीम जो होता है मिल्क के ऊपर आ जाता है, फिर हम लोग उसको बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग एक फुल क्रीम मिल्क लेते हैं। फुल क्रीम मिल्क क्योंकि उसमें क्रीम ज़्यादा होगा। क्लियर है? अगर टोन्ड मिल्क लीजिएगा तो उसमें क्रीम होगा ही नहीं, तो निकलेगा ही नहीं। तो हमें कैसा मिल्क लेना है? फुल क्रीम मिल्क। कैसा मिल्क लेना है? फुल क्रीम। क्लियर है? किसी टेस्ट ट्यूब में। क्लियर है? अब उसको हमें क्या करना है? सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा उसको रोटेट करना है। हाई स्पीड से रोटेट कौन करेगा? तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन। सेंट्रीफ्यूगल मशीन का काम क्या होगा? तो उसका काम होगा हाई स्पीड से क्या करना? रोटेट करना। उसके रोटेट करने की वजह से जो डेंसर पार्टिकल्स होगा वो नीचे बैठ जाएगा और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर हो जाएगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल मशीन नहीं होता है तो आप लोग घर में देखे होंगे मम्मी के पास होता है एक चर्नर, मथनी जिसको बोलते हैं। तो मम्मी ऐसे जोर से उसको क्या करती है? ऐसे रोटेट करती है। सेंटर पे हाई स्पीड से रोटेट होता है जिसकी वजह से सेंटर से एक फोर्स बाहर की तरफ लगना शुरू होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस फोर्स की वजह से जो क्रीम होता है वो ऊपर आ जाता है और जो मिल्क होता है वो नीचे चला जाता है। तो हम लोग चर्नर की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। क्लियर है? तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन की जगह हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? चर्नर का भी। क्लियर है? तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चर्निंग। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगिंग बोलते हैं, उसको चर्निंग बोलेंगे। अगर चर्नर का यूज होगा तो क्या बोलेंगे? चर्निंग। अगर सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन का यूज होगा तो उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूजिंग या सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर है? दोनों चीजें क्लियर हैं। अब क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में बता दिया कि ये हाई स्पीड से जब रोटेट होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से लाइटर पार्टिकल्स ऊपर और डेंसर पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं, तो क्रीम हमारा सेपरेट हो जाता है। क्लियर है? आया समझ में? तो इसमें किसका यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन। ये क्या करता है? हाई स्पीड से रोटेट करता है। रोटेट करने की वजह से कौन सा फोर्स लगना शुरू होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है? लाइटर पार्टिकल्स को ऊपर और डेंसर पार्टिकल्स को नीचे रख देता है। किधर की तरफ लगता है? तो सेंटर से बाहर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर की तरफ लगता है? सेंटर से बाहर, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। क्लियर है? सेंटर से बाहर के तरफ। क्लियर है? कोई दिक्कत आया समझ में? कैसे अलग करेंगे? अगर हमारे पास सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन नहीं है तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? चर्नर का। चर्नर मथनी जिसको बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे चर्निंग। कोई दिक्कत है? आया दोनों समझ में? मिल्क कैसा लेके चलना है हमें? फुल क्रीम मिल्क। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम लोग अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग सेपरेट करेंगे मिक्सचर ऑफ सैंड एंड NH4Cl। NH4Cl को क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है? तो हम लोग NH4Cl लेके चलेंगे। फॉर्मूला होता है अमोनियम का NH4 और क्लोराइड का Cl, दोनों की वैलेंसी 1-1 होती है, तो फॉर्मूला हो जाएगा NH4Cl। क्लियर है? तो इन दोनों के मिक्सचर को अगर सेपरेट करना है तो हमें पता है कि NH4Cl जो है वो सबलाइम है। NH4Cl कैसा है? सबलाइम सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? सबलाइम सब्सटेंस। कैसा? सबलाइम। सबलाइम सब्सटेंस मतलब हीट करने पे आफ्टर हीटिंग इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर, चेंजेस इनटू गैस या वेपर। तो NH4Cl किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। और जब इसको हीट करते हैं तो ये डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है? गैस में। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे? सब्लिमेशन। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज होगा? सब्लिमेशन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि NH4Cl क्या है? सबलाइम सब्सटेंस है। सबलाइम सब्सटेंस है यानी कि जब उसको हीट करेंगे तो वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। क्लियर है? तो इसको अब अलग करना है तो हमें तो यहाँ पे क्या क्या मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो सबसे पहले हमें जरूरत होगा मिक्सचर सैंड और NH4Cl का, फिर चाइना डिश का जरूरत होगा, वायर गोज का, बर्नर का, ट्राइपॉड स्टैंड का, फनल का और कॉटन प्लग का।
क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक ट्राइपॉड स्टैंड लगाएंगे, उस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गॉज को रख देंगे, उस वायर गॉज के ऊपर हम लोग चाइना डिश को रखेंगे। अब चाइना डिश में इस मिक्सचर को हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे। अब क्या करेंगे, मिक्सचर जब चाइना डिश में डालेंगे उसको फनेल को उल्टा करके उससे ढक देंगे। क्लियर है, फनेल को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करके ढक देंगे। फनल ऐसा होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, उल्टा ऐसे। क्लियर है, ऐसे इसको ढक के रख देंगे। और जो एंड होगा यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, कॉटन प्लग। यहाँ पे क्या लगा देना है हमें, कॉटन प्लग। क्लियर है। मिक्सर को कहाँ रखना है, चाइना डिश में, चाइना डिश को वायर गॉज पे, वायर गॉज कहाँ रखा हुआ है, ट्राइपॉड स्टैंड पे। अब मिक्सर को किससे ढकना है, ढकना है इन्वर्टेड फनल से, किससे, उल्टा फनल। क्लियर है। और उसके एंड को किससे ढक देना है, किससे बंद कर देना है, कॉटन प्लग से। अब हम लोग क्या करेंगे, बर्नर की मदद से इसको हीट करना शुरू करेंगे। किसकी मदद से, बर्नर। बर्नर का काम होता है हीट करना। तो जैसे ही इसको हीट करेंगे तो हमें पता है NH4 सील कैसा है, सबलाइन, तो वो सबलाइन तुरंत किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। तो जब तक वेपर निकल रहा होगा तो हमें पता चल रहा होगा कि NH4 सील है उसमें, तो NH4 सील सारे क्या हो जाएंगे, सबलाइन होके गैसेस फॉर्म में हो जाएंगे। तो जब गैसेस निकलना बंद हो जाएगा तो पता चल जाएगा हमें क्या, सारे NH4 सील क्या हो गए हैं, गैस बन गए हैं। अब हम लोग हीट को बंद कर देंगे। क्लियर है। जब हीट को बंद करेंगे तो थोड़ी देर के बाद जो NH4Cl गैसेस फॉर्म में बाहर निकले थे, अब यहाँ पे तो कॉटन प्लग लगा हुआ है तो बाहर तो नहीं निकलेंगे, वो इसी में रहेंगे। जब उसको हटाएंगे तो फिर से वो कूल होंगे। तो अगर गैस को कूल करते थे डिपोजिशन प्रोसेस, तो वापस से क्या होते थे, सॉलिड फॉर्म में। तो वो सारे जो एंड्स हैं किसके, फनल के एंड्स में जाके वो क्या होंगे, चिपक जाएंगे। कौन, NH4Cl। और जो चाइना डिश है उसमें क्या बचा रह जाएगा, सिर्फ सैंड। क्लियर है। आया समझ में कैसे किए, जो हीट करेंगे तो जो NH4Cl है वो सबलाइन हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे सारे। लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं है, कॉटन प्लग लगा हुआ है। हीटिंग तब तक करेंगे जब तक वेपर निकल रहा होगा, गैस निकल रहा होगा। जैसे ही गैस निकलना बंद होगा हम लोग हीट को हटा देंगे। कुछ समय के बाद जब जाके देखेंगे तो जो NH4Cl गैस बन के बाहर निकला था किससे, मिक्सचर से, वो वापस से क्या बन गए, सॉलिड। और कहाँ पे चिपके हुए हैं, वो हमारे फनल पे, फनल के सरफेस पे। और जो चाइना डिश था उसमें सिर्फ क्या बचा रह जाएगा, सैंड। तो अलग हो गया नहीं होगा। क्लियर है। मिक्सर को रखना है चाइना डिश में, उसको प्लेस करना है वायर गॉज पे जो ट्राइपॉड स्टैंड पे रखा हुआ है, इन्वर्टेड फनल से ढक देना है, उसको क्लोज कर देना है कॉटन प्लग से, हीट करना है। NH4Cl सबलाइन वेपर में चेंज हो जाएगा। कुछ समय के बाद अगेन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। जब हीट करना हम लोग बंद कर देंगे और वो कहाँ डिपोजिट हो जाएगा, साइड्स ऑफ फनल में। और चाइना डिश में क्या बचा रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सैंड। क्लियर है। आगे समझ में, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज होगा, तो यहाँ पे हो रहा होगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। क्लियर है। ये गैस इज डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड। तो पहले सॉलिड गैस में जा रहा है, फिर गैस सॉलिड में आ रहा है। क्लियर है समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग को सेपरेट करना है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैक इंक बाय क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के द्वारा ब्लैक इंक के कंपोनेंट्स को हमें अलग करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेना है जिसको हम लोग फिल्टर पेपर भी बोल सकते हैं। क्लियर है। उस क्रोमेटोग्राफिक पेपर या फिल्टर पेपर के लोअर एज से 3 सेंटीमीटर ऊपर, लगभग कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऊपर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। अब इस लाइन के सेंटर पे मार्कर के द्वारा या पेन के द्वारा हमें इंक का एक ड्रॉप डालना है। जैसे इस मार्कर से मैंने इस इंक को ड्रॉप को मैंने डाल दिया। क्लियर है। अब इस इंक को थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देना है, ड्राई होने के लिए इसको क्या करना है, छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो अब इसको लेके जाना है एक टेस्ट ट्यूब में। सपोज ये हमारा टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या डाला गया है, पानी। अब उस हमारा क्रोमेटोग्राफिक पेपर को ऐसे रखना है कि जो हमारा कलर्ड कंपोनेंट है वो जस्ट अबव हो, किससे, पानी से। सपोज ये हमारा पानी है और ये हमारा कलर्ड कंपोनेंट था, तो इस पानी के लेवल से वो थोड़ा सा क्या हो, ऊपर हो। क्लियर है। जैसे ही क्रोमेटोग्राफिक पेपर इसमें डालेंगे तो ये पानी लेकर के अब पानी का लेवल क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो पानी को क्या करेगा, राइज कराना शुरू कर देगा, क्या, पेपर हमारा। क्लियर है। अब जैसे ही ये पेपर से पानी राइज करेगा, अब एक कंपोनेंट्स के पास जैसे ही पहुंचेगा इंक के पास, वो क्या होगा, अब इंक के जो कंपोनेंट्स हैं जो ज़्यादा सोलुबल होंगे पानी में, वो तेजी से ऊपर की तरफ
जाने शुरू हो जाएंगे, जो कम सॉल्युबल होंगे वो थोड़े धीरे धीरे जाएंगे। तो इसकी वजह से जो अलग अलग कंपोनेंट्स है वो अलग अलग जगह पे पहुंच जाएंगे। जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो तेजी से ऊपर चला जाएगा, जो उससे कम होगा उससे नीचे। तो डिफरेंट कलर्स जो कंपोनेंट्स होंगे ब्लैक इंक के वो यहाँ हमें दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या? क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमेटोग्राफी। और इस पेपर को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफिक पेपर। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफिक पेपर। क्लियर है? या फिल्टर पेपर भी इसको हम लोग बोल देंगे। समझ में आया? उस पेपर में हमें क्या करना था? सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना था लोअर एज से लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर। अब उसके सेंटर पे, उसी लाइन के सेंटर पे हमें इंक का एक ड्रॉप डालना था, मार्कर की मदद से डाल दिए हम लोग, ड्राई करने छोड़ दिए। फिर उसको हम लोग बीकर में लेके जाएंगे, सॉरी बीकर बोले टेस्ट ट्यूब में ले जाएंगे जिसमें पानी पहले से डाला हुआ है। उसको कहाँ तक डुबाना है? जो इंक का लेवल है उससे वो जो होना चाहिए पानी से जस्ट एबव होना चाहिए। जैसे ही इस पानी के संपर्क में आएगा पेपर, ये पानी को राइज कराना शुरू करेगा। जैसे ही पानी इसके पास पहुंचेगा कलर्ड कंपोनेंट के पास, तो जो ज़्यादा सोल्युबल होगा कलर का कंपोनेंट वो तेजी से ऊपर जाएगा, जो थोड़ा कम होगा वो नीचे रहेगा। तो इस वजह से जो अलग अलग कंपोनेंट्स है वो अलग हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा क्रोमेटोग्राफी। डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज ए टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में सोल्युबिलिटी के बेसिस पे कलर्ड कंपोनेंट को अलग करने का तरीका जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है? कैसे अलग किए? ये हमारा स्टेप्स है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। तो ये हमारे आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।